हाय प्यारे साथियों, क्या हालचाल है आप सभी का। आशा करते होंगे जहां होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, इसमें तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। उससे पहले यदि इजाज़त हो तो कुछ मोटिवेशन लाइन बोले। शुरू करते हैं। अर्ज करते हैं, एक सभ्य स्टूडेंट वही है जिसके धमनी और सिराओं में खून नहीं, पढ़ने का जुनून हो। हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अनसॉल्व पेपर विज्ञान का सेट 2 824, कोड है बीके। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सीख कर आए हुए हैं। जो सेट 2 824 बीके का जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, क भी और ख भी। हालांकि इस प्रश्न पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल पहले हमारा जो फ्रंट पे है हम लोग उसको क्लियर करें। प्रश्न को जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है हम यहाँ पर जैसे हैं वैसे कॉपी किए हुए हैं। फिर भी एक बार प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 का जो मान है 15 ओम, R2 का मान 10 ओम, R3 का मान 30 ओम, R4 का मान 5 ओम एंड R5 का मान 20 ओम है। और बैटरी की जो वोल्टता है वो दे रखा है 18 वोल्ट की। तो कह रहा है इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस क्या होगी, कुल प्रतिरोध क्या होगा, और इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। अर्थात आर पूछ रहा है और आई पूछ रहा है। सरल करने से पहले हम पहले इस परिपथ को समझ लें कि परिपथ हमारा क्या है, किस प्रकार का है, क्योंकि हम इस वे से आप लोग को सिखाना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि आप लोग अभी ओम का नियम वगैरह जो आप लोग के साइंस के सर होंगे, यदि तत्पर होंगे, जागरूक होंगे, तो आप लोग को इस टाइप के प्रश्नों को बताया होंगे। अधिकांश विद्यालय पर इस टाइप के प्रश्नों को नहीं बताया जाता है क्योंकि टाइम का अभाव हो जाता है। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है। जो हमारे सामने है रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीख रहे होंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस फर्स्ट, प्रतिरोध सेकेंड, प्रतिरोध थर्ड। इससे कनेक्शन है एक और हमारा समांतर क्रम में रेजिस्टेंस नंबर 4 और रेजिस्टेंस नंबर 5, और इसका यह सिरा बैटरी से है और इसका जो ये सिरा दिख रहा है अमीटर होते हुए, कुंजी होते हुए बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। होता क्या है, जब यह कुंजी को हम लोग ऑन करते हैं तो बैटरी के धन टर्मिनल से धारा प्रवाहित होने लगता है। धारा के शाखाओं को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब यह धारा होते हुए जब इस संधि पर आता है, इस संधि पर आता है, तो धाराओं को अब देखिए सीधा नहीं जाना है, क्योंकि अब यहाँ से संधि है, 3 दिशाओं में तार गए हुए हैं, तो धारा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। धारा इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ तक आएगा, मिडिल वाले रेजिस्टेंस में सीधे होते हुए इस संधि तक आएगा, और जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसमें भी होते हुए धारा हमारा इस संधि पर आएगा। अब इस संधि से ये तीनों धाराएं इस संधि पर आकर के जुड़ जाएंगी और ऐसे अकेला धारा यहाँ से निर्गत होगा। फिर जब यहाँ पर आएगा तो यह 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा। फिर रेजिस्टेंस से होते हुए इस संधि पर आएगा और इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस संधि पर आएगा, फिर इस संधि पर आकर के धारा एकल हो जाएगा। इस प्रकार आकर के यह माइनस में समाहित हो जाता है। धारा निकलता तो है प्लस से, लेकिन समाहित हो जाए किसमें, माइनस में। अब प्रश्न को हम लोग पढ़ सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू, R1 का डाटा दे रखा है कितना, 15 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का यह सिंबल है। R2 का मान दे रखा है
10 ओम और R3 का मान दिया हुआ है 30 ओम और R4 का वैल्यू जो दिया हुआ है, R4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 ओम और R5 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दे रखा है 20 ओम। तो प्रश्न कह रहा है इन सबका जो रेजिस्टेंस है, इन जो सबका प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, टोटल प्रतिरोध आप लोगों से पूछ रहा है। और इसमें इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इन सभी परिपथों से होते हुए फिर से यहाँ पर कितना धारा आ रहा है, अर्थात टोटल धारा, कुल धारा और तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे होते हैं रजिस्टेंसों का जुड़ाव। प्रतिरोध होते हैं 3 क्रम में जोड़े जाते हैं, एक हमारा श्रेणी क्रम, एक हमारा श्रेणी क्रम समायोजन और एक हमारा समांतर क्रम, जिसको एनसीईआरटी पार्श्व क्रम से नाम से जानता है, पार्श्व क्रम। और एक हमारा होता है मिश्रित क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मीन्स पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा हुआ होता है, तो जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा है यह हमारा श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के जुड़ाव को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आशा करते हैं आप लोग बता सकते हैं कि यह किस सीरीज में है, यह R1, R2 और R3 किस सीरीज में है। तो हम लोग बताएंगे कि यह श्रेणी क्रम में न होकर के किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का हम लोग जो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे अनेक हों प्रतिरोध तो प्लस का क्या हो जाता है RN डॉट डॉट RN। लेकिन समांतर क्रम का क्या होता है, तो सरल करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट जब हमारे रेजिस्टेंस पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं तो पार्श्व क्रम का जो हमारा फार्मूला होता है वह क्या होता है, ध्यान दें, 1/R इज इक्वल टू 1/R फर्स्ट प्लस 1/R सेकेंड प्लस 1/R थर्ड। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कौन कौन, R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो फार्मूला है समांतर क्रम का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम R1, R2, R3 का डाटा उठा करके रख दें। 1/R इज इक्वल टू, पहले इन दोनों संधियों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाए, फिर ये दोनों मिल करके एक श्रेणीबद्ध हो जाएगा, फिर हम लोग इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। 1/R1 का वैल्यू कितना है 15 और प्लस R2 का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10 और प्लस R3 का वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू कितना है 30। ध्यान रहे, इसको हम लोग सरल करेंगे। इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम को किस प्रकार लिया जाता है, एलसीएम ऐसा अंक का चुनाव कीजिए, आप लोग ऐसे अंक का चुनाव करिए जो अंक इन तीनों से विभाजित हो जाए। इन तीनों से विभाजित होने वाले अंक ही इन तीनों का एलसीएम कहलाता है। फिर से, इन तीनों से विभाजित होने वाले अंक ही इन तीनों का एलसीएम कहलाता है। तो वह कौन सा अंक है जो तीनों से विभाजित हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं 30 है, क्योंकि 30
15 से विभाजित होगा, 30 10 से विभाजित होगा और 30 30 से विभाजित होगा। जब इस 30 में 15 से भाग लगाएंगे तो कै बार में जाएगा, कै बार में 30 15 से शहीद होगा, तो आप लोग बताएंगे 2 बार में। साइन जैसे है, यदि प्लस है तो प्लस और यदि निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन को और निगेटिव है तो निगेटिव साइन को। हमारा साइन है प्लस तो प्लस लगाएंगे, 30 में 10 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, और प्लस 30 में 30 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में। यहाँ से निकल रहा है 1/r इज इक्वल टू, यहाँ से 2 1 3 और 3 6, 6/30। इसको आप लोग काटापीटी मचाइए, 6 6 कने 6 और 6 5 30, 1/r काटापीटी मचाने पर 1/5 आया, 1/5 आया। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिया गुणा करेंगे, जब त्रिया गुणा करेंगे r 1 जा r इज इक्वल टू 5 1 जा 5। ध्यान रहे इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया, इन दोनों संधियों के बीच का जो प्रतिरोध आया, बताएंगे आप लोग कितना ओम आया, तो आप लोग क्या बताएंगे 5 ओम आया। अब जरा इसको हम लोग क्लियर कर लें। इसको क्लियर करेंगे इस कॉर्नर में हम लोग। नाउ अब उसी चित्र को हम लोग ध्यान से देखेंगे और R4 और R5 भी देखिए, इसका पहला जो सिरा है इसके पहले सिरे से और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, तो कह सकते हैं कि चित्र में R4 तथा R5 भी किस क्रम में है मेरे प्यारे कबूतरों, मिल बांट कर बोला जाए, किस क्रम में है, समांतर क्रम। तो क्यों नहीं हम लोग एक बार फिर से समांतर क्रम का फार्मूला लगाएं। जब समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे वही सेम फार्मूला तो हो जाएगा 1/r। ध्यान रहे बाबू, यहाँ पर हम लोग r का डाटा निकाल कर आए हुए हैं, ठीक है, जो इस संधि अर्थात a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, तो हम लोग यहाँ पर r डैश मानेंगे, क्योंकि बच्चे गलती क्या कर देते हैं 1/r मानते हैं और कर देते हैं 1/r। r का वैल्यू कितना है फार्मूले 5 रखते हैं, तो सर गलत हो जाता है। तो हम इस r से भिन्न रखने के लिए यहाँ पर r डैश का प्रयोग कर लिए हैं, इज इक्वल टू 1/1 कौन कौन ऐसे प्रतिरोध हैं जो समांतर में हैं, तो आप लोग बताएंगे कि R4 और R5 ऐसे दो प्रतिरोध हैं चित्र में जो बचे हुए हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर R4 और प्लस R5। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो प्रतिरोध समांतर में होता है उसी को तो हम लोग रखते हैं, तो हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r4 का डाटा। R4 का डाटा चाहे यहाँ से देख लीजिए आप लोग, चाहे यहाँ से देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। R4 का डाटा कितना है 5 और प्लस 1/r5 का डाटा कितना हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि 20। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, 1/r डैश इज इक्वल टू, देखिए फिर से एलसीएम, तो 20 ऐसा खुद वह संख्या है जो 20 से भी निरस्त होगी, 20 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, इसलिए टाइम को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे 20 लिख लेंगे। और 20 में हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो कै बार में बताइए आप लोग, कै बार में 4 बार, और प्लस 20 में 20 से भाग लगाएंगे तो 1 बार, और दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 5 और 5/20। काटापीटी में चाहिए, सहित करिए, इस 5 से 20 को सहित करेंगे तो कितने बार में 4 बार में, खुद कितने बार में 1 बार में, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/4। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिय गुणा करेंगे तो r 1 जा r और 4 1 जा 4। r डैश का डाटा कितना आया, देखिए इसको c माने इसको d माने, तो दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 4 ओम, इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 5 ओम। अब ये तीनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस का निर्माण करें। हमारे दिमाग में यदि ऐसा कुछ थिंकिंग चले, ऐसा ही होता है, ऐसे ही मान कर हम लोग लगाते हैं। यदि इन तीनों को हम लोग जब सरल किए तो 5 ओम आया, हम लोग मान कर चलते हैं सरल करने पर ये एक परिपथ में एक प्रतिरोध में हो गया, और इन दोनों को सरल करने पर
एक ही रेजिस्टेंस हो गया। इनको सरल करने पर कितना आया था 5 और इसको सरल करने पर कितना आया था 4। अब 5 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध दोनों किस क्रम में होंगे? तो देखिए इसका जो है दूसरा सिरा, इसका कौन सा सिरा हो जाएगा? पहला सिरा। तो यहाँ पर 5 ओम इसका जो परिणामी था, 5 ओम इसका जो परिणामी है 4 ओम, ये दोनों अब किस क्रम में होंगे? तो ये दोनों अब किस क्रम में होंगे? तो आप लोग क्या बताएंगे? ये दोनों अब श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब हम लोग इसको इसमें इस छोटे से कॉर्नर में लगाएंगे। चित्र में आर व आर डैश, आर व आर डैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा आया है 5 और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? आर डैश इज इक्वल टू 4। और अभी भी हम लोग सीखें कि इनको मिलाने पर एक परिपथ हो गया, इनको मिलाने पर एक परिपथ हो गया। अब आर वाला परिपथ और आर डैश वाला परिपथ, आर वाला प्रतिरोध और आर डैश वाला प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के किस क्रम में हुए? तो इसका दूसरा, इसका पहला ही तो आपस में जुड़ा हुआ है। तो आर और आर डैश, आर व आर डैश, बोलिए 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 आप लोग किस क्रम में है? गुड, सुन लिए आप लोग की बातें को। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लगाएंगे। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू आर डबल डैश लगा लीजिए, क्योंकि आर का डाटा हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, अलग रखने के लिए आर डबल डैश लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर सिंगल डैश, आर डबल डैश इज इक्वल टू आर का वैल्यू हाउ मेनी, तो कितना 5 और प्लस आर डैश का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कितना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग क्या बता रहे होंगे? कितना? ओके 4। तो आर डबल डैश का वैल्यू टोटल कितना आया? 4 और 5 इज इक्वल टू 9 ओम। अब देखिए, अब हमारा कोई परिपथ छूटा तो नहीं? हाँ, अब हमारा कोई परिपथ नहीं छूटा, क्योंकि इसको एक परिपथ बना दिए, इसको एक परिपथ बना दिए, दोनों को हमने ऐड कर लिए। यही हमारा है तुल्य प्रतिरोध। ये हमारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना आया मेरे प्यारे साथियों? तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 9 ओम आया। ये तो हमसे पूछ रहा था तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 9 ओम आया। अब पूछ रहा है आप लोगों से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग अब फार्मूला लगाएंगे कि ओम का नियम, बाय रूल्स ऑफ ओम, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? ध्यान रहे, पहले बार बार ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि ओम का नियम क्या होता है, इसको लिखिए 2 नंबर का आता है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग एक बार समझ लें। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई हो, ताप हो, द्रव्यमान हो आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार में जो बहने वाली धारा होती है वह उसके विभव के समानुपाती होती है। अर्थात वोल्टता अधिक रहेगी तो धारा अधिक होगी, वोल्टता कम रहेगी तो धारा कम प्रवाहित होगी। अर्थात जो I है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है V के, या V जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। और इस समानुपाती को हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? बराबर लगाते हैं और एक नियतांक देते हैं जिसको R लिखते हैं और इनटू I। लेकिन अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले I आता है कि R आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इस पहले R नहीं आता है, पहले I आता है। तो V इज इक्वल टू पहले I बाद में R। तो ओम का नियम क्या हुआ मेरे साथियों? V इज इक्वल टू IR। बताएंगे क्या बैटरी का वोल्टता दिया हुआ है? देखकर बताइए क्या बैटरी का वोल्टता दिया हुआ है? ओ भैया मिला, बैटरी का वोल्टता कितना है? 18। तो चूंकि गिवन दैट में V इज इक्वल टू 18 है और हम लोग कड़ी मेहनत के बाद निकाले हैं R का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान, इतना ज़्यादा मेहनत किए तब जाकर के हमारा R का वैल्यू आया है। तो R इज इक्वल टू हाउ मेनी, बोलिए तो कितना है? 9 ओम। यह वोल्ट और यह ओम। I का वैल्यू निकालना है तो I का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R। डाटा रख लीजिए, V का वैल्यू 18 और R का वैल्यू
9 शहीद करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आई का डाटा मेरे प्यारे साथियों कितना, 2 एम्पियर। इतना सावधानी से हम लोग लगा रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में, तब जा करके हमारे सही नंबर मिल रहे होंगे। और यह मार्क्स कितने हैं, तो यह 4 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं हम लोगों को 4 नंबर मिलने वाली है। साथ साथ में टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस प्रश्न को भी क्यों नहीं वेरीफाई कर लें। स्क्रीनशॉट लेना हो अच्छे प्रिपरेशन के लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे का ख नंबर के प्रश्न को, तीसरे का ख नंबर प्रश्न को। प्रश्न का डाटा पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे। कह रहा है एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या। बताइए आप लोग वक्रता त्रिज्या को किससे आप लोग लिखना सीखे हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को तो हम लोग क्या जानते हैं, आर से। रेडियस है, जो मिरर दिया हुआ है, मिरर का क्या नाम है, मिरर का नाम हाँ मिला। उत्तल दर्पण, आर बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, बोलिए मेरे प्यारे साथियों, आर से। दर्पण कौन सा है, तो दिया हुआ है जो दर्पण है वह दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम लोग की रास्ता, हम लोग की जो सफर होती है वह आसान हो जाती है कि दर्पण कौन सा है, चिन्ह परिपाटी किस दर्पण के हिसाब से। यदि पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने पर 5 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। R = 5 मीटर, दर्पण का नाम उत्तल है। और जो एक दूसरी मोटरसाइकिल है जो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। मान कर चलेंगे यदि दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाता है, किसी निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से उस वस्तु तक की दूरी को आप लोग बताइए किसे लिखते हैं आप लोग। गुड, किसे लिखते हैं, U से। और U बराबर पहली मोटरसाइकिल के पीछे दूसरी मोटरसाइकिल कितनी दूरी पर है, तो आप लोग बताएंगे कि 5 मीटर। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, थोड़ी सी और आगे बढ़िए। पूछ रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार का गणना करना है, अर्थात भी को फाइंड आउट करना है। इसकी स्थिति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका आकार क्या है। तो U और V और R, दर्पण का सूत्र हम लोग कब तक नहीं लगा पाएंगे, जब तक हमें यह डाटा नहीं पता रहेगा, F नहीं पता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और पहली मोटरसाइकिल के पीछे दूसरी मोटरसाइकिल कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर है। भी हम लोग उससे पूछ रहा है और भी कब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमें F का मान नहीं पता रहेगा। और दुख की बात यह है कि F का भी मान क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हिंट तो दिया है, यह तो दिया है। दर्पण में इसका काम, दर्पण के सूत्र में यह कहाँ होता है, लेकिन यह हम लोगों को टोकन डिमांड हम लोग के समक्ष रख रहा है, सांकेतिक प्रपोजल रख रहा है कि R की सहायता से ही हम लोग F तक जा सकते हैं। और इस बात को हम लोग पता है, जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2 से F का मान हम लोग निकाल सकते हैं। F = R का मान कितना है, 5। चूंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो वस्तु दर्पण से रखी रहती है हर एक केस में, चाहे दुनिया का कोई भी मिरर हो, हर एक केस में चिन्ह परिपाटी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, U के रिस्पेक्ट में माइनस को।
भी तो हमारा बदलता रहता है क्योंकि हमारा अवतल में अलग होता है और उत्तल में अलग होता है। तो यहाँ से आर का डाटा कितना है, आर का डाटा कितना है, आर इज इक्वल टू कितना है 5 और बाई 2 मीटर फोकल दूरी मिल गई। अब हम लोग यदि इजाज़त हो तो दर्पण का फार्मूला लगाएं। तो दर्पण का फार्मूला रिवीजन करते रहिए, आप लोग बोलिए, हम सुन रहे हैं। दर्पण का सूत्र, सस्पेंस नहीं, क्या होता है, हाँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। डाटा को रखेंगे 1/f, एफ दिया हुआ है कहीं है, हाँ दिया तो नहीं था, लेकिन आर की सहायता से हमने फाइंड आउट किया है। 5 कितना है तो 2 है, इज इक्वल टू v का मान ये तो हमसे पूछ रहा है, और प्लस u का मान तो गिवन है, चिन्ह सहित रखते हैं -5। पॉजिटिव और जब निगेटिव साइन का गुणा होता है तो निगेटिव होता है, और इसको जब बटे के नीचे बटे इसको हम लोग पलट देंगे तो 2/5 इज इक्वल टू 1/v और -1/5। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, भी हम सेफ छोड़ेंगे तो 2/5 माइनस है तो क्या हो जाएगा, ओके गुड, प्लस हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर नियम में साइन अपोजिट हो जाते हैं। बच के आ रहा है ओके भी। अब देख रहे हैं दोनों का हर समान है तो एक हर को रिसीव कर लेते हैं, ऐड रहता तो ऐड करते हैं, घटाव रहता तो घटा लेते हैं। यहाँ पर तो ऐड है तो 2 और 1 3 इज इक्वल टू 1/v, दोनों को पलटिए। जब भी को पलटेंगे 1/v को पलटेंगे तो भी हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो कितना होगा, ओके भी हो जाएगा, और इसका 5/3 हो जाएगा। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और 5 में 3 से भाग लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या पूछ रहा था। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था। प्रतिबिंब की स्थिति इसको देखकर हम लोग बताएंगे यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्लस इस बात का घोतक होता है कि जो प्रतिबिंब है वह कैसा है, प्रतिबिंब जो है वह कैसा है। तो आप लोग चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो अवतल जो दर्पण होता है उसमें वास्तविक बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे बनता है अर्थात उल्टा बनता है, और कभी वस्तु से छोटा, कभी वस्तु के बराबर, तो कभी वस्तु से बहुत बड़ा। और यहाँ पर प्लस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है, प्रतिबिंब सीधा है और क्या है, आभासी है। इस सेट में हमारा एक प्रश्न और बच जा रहा है। वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न इस प्रकार का है कि किसी विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में है प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान रहे ये जो दोनों प्रश्न हैं हर एक सेट में कहीं न कहीं जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हाई स्कूल बोर्ड होता है वह कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं हर साल रिपीट करता रहता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसे या तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर पूछा हुआ है, देख सकते हैं विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत, और या तो एसी पूछ ले, ये भी पूछा हुआ है, देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, और नहीं तो पूछ लेता है डीसी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। हालांकि हम लोग नंबरिंग से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जितने भी सरल से सरल, मीडियम से मीडियम, मॉडरेट से मॉडरेट जैसे प्रश्न हमारे समक्ष आएगा, हम लोग मिल बांट करके प्रश्नों के साथ फाइट कर रहे होंगे। आशा करते हैं जो भी क्वेश्चन है भली बात समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रोत्साहन करने के लिए कमेंट करिए, और वीडियो को मोस्ट रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।